मोशन ऑफ चार्ज इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। तो पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड अलोन, ये हम एक्चुअली बात कर चुके हैं कि अकेले इलेक्ट्रिक फील्ड, और हम स्पेशल केस की बात कर रहे हैं जब यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में मोशन निकालनी है तो एक्सीलरेशन कितना है, QE/m, और इसी को हम जी फैक्टर की तरह सॉल्व कर सकते हैं। और जी फैक्टर मींस दो पॉसिबिलिटी है और ये कांस्टेंट आया, तो मोशन की दो पॉसिबिलिटी है, या तो मोशन स्ट्रेट लाइन होगी या मोशन पैराबोलिक होगी। स्ट्रेट लाइन कब होगी, जब वेलोसिटी या तो जीरो हो या पैरेलल हो या वेलोसिटी एंटी पैरेलल हो। सही बात है। इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल एंटी पैरेलल, जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे है, तो अगर मैंने चार्ज को नीचे ही प्रोजेक्ट किया तो स्ट्रेट लाइन में जाएगा, ऊपर प्रोजेक्ट किया तो जाएगा वापस आ जाएगा स्ट्रेट लाइन में, रिलीज किया तो भी नीचे एक्सीलरेट करेगा, लेकिन अगर किसी एंगल से फेंक दिया तो ये पैराबोलिक आएगा। इसका मतलब अदरवाइज ये दूसरा केस पैराबोलिक है। क्यों ना मैं इनको कंबाइन करके लिख लूं, V क्रॉस E अगर जीरो हो जाए तो स्ट्रेट लाइन, V क्रॉस E अगर नॉन जीरो है तो ये पैराबोलिक है। समझिएगा, V क्रॉस E, क्रॉस प्रोडक्ट कब जीरो होता है, या तो V जीरो हो, रेस से रिलीज करोगे इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल भाग जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है तो वेलोसिटी बदलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। या ये पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो, सभी केसेस में क्रॉस जीरो होता, तो ये सभी डेफिनेशंस इसके अंदर आ गई। और अगर क्रॉस प्रोडक्ट नॉन जीरो है तो पक्का पैराबोलिक होगा। ठीक है, और इसमें खास बात यह है कि मोशन इज इन VE प्लेन। मोशन हमेशा वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड के प्लेन में होगी। जैसे अगर हमारा ये x है, ये हमारा y है, वेलोसिटी ऐसी है, इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वेलोसिटी बोथ आर इन XY प्लेन, तो मोशन XY प्लेन में ही आएगी, ये कंपोनेंट नहीं आ सकता। ठीक है, तो तीसरा कंपोनेंट नहीं आ पा रहा है जो इनके दोनों के परपेंडिकुलर है। हां, अगर आपने वेलोसिटी इधर दी, इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे है, तो मोशन ऐसी होगी, तो मोशन इस प्लेन में होगी। तो मोशन हमेशा वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड के प्लेन में है, दोनों वेक्टर जिस प्लेन में है उसमें है। तो ये हम ऑलरेडी जानते थे, तो इसमें एज सच कुछ खास नहीं। तो ये बिल्कुल ग्रेविटी की तरह है, और फोर्स भी हमें पता था, फोर्स कितना है, QE। अब हम बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड अलोन। मैग्नेटिक फील्ड का सिंबल है B। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड सिंबल हमारा B यूज करेंगे हम। ऐसा यूनिट टेस्ला होगी, ऐसा यूनिट। मैग्नेटिक फील्ड कैसे पैदा होता है ये हम बाद में बात करेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स कितना आएगा। इवन इस फोर्स का प्रूफ भी हम बात नहीं करेंगे, और तो फोर्स है इसका, बस हम मैथमेटिक्स का डिस्कशन कर रहे हैं इसमें। ये फोर्स है, हाल इसका प्रूफ रिलेटिविटी से होता है, और रिलेटिविटी अपने सिलेबस में है नहीं, तो हम इसके प्रूफ के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, बस हम ये मानेंगे हमें ये फोर्स पता है। ठीक है, तो अगर हम नेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की बात करें, नेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये, इसकी वजह से ये लॉरेंज फोर्स है टोटल। लॉरेंज ने रिलेटिविटी की मैथमेटिक्स पे काफी काम किया है। ठीक है, तो जैसे रिलेटिविटी की जो भी मैथमेटिक्स है वो लगभग इन्हीं की दी गई है, इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के कन्वर्जन के प्रूफ भी हम ये मान रहे हैं कि इन्हीं से डिराइव हुए हैं, इसीलिए इसको पूरे एक्सप्रेशन को हम लॉरेंज फोर्स कहते हैं। ठीक है, थोड़ा सा मैं रिलेटिविटी की हिंट दूंगा आगे, लेकिन फिलहाल आज की क्लास हमारी रिलेटिविटी से लेने देना नहीं है। आज की क्लास में बस हम एक फॉर्मूला रट ले रहे हैं, ये है, और इसको समझने की कोशिश करेंगे ये क्या चीज है। ठीक है,
तो ये हमारा मैग्नेटिक फोर्स है, ये हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स है। टोटल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ये है जिसे हम लॉरेंज फोर्स कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट के बारे में तो हम अच्छे से जानते हैं, मैग्नेटिक कंपोनेंट समझते हैं कि इससे क्या क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है। चलो पहला ये समझते हैं कि अगर चार्ज जीरो है तो फोर्स जीरो है। इसका मतलब न्यूट्रल पार्टिकल्स आर नॉट अफेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर हमने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड में प्रोजेक्ट कर दिए तो न्यूट्रॉन जैसा भेजा वैसे ही चला जाएगा बिना डिफ्लेक्ट हुए। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे अंतर आएगा, डिफ्लेक्शन होगा क्योंकि उन पे फोर्स आएगा। पहला कंक्लूजन तो ये समझ में आया। दूसरा कंक्लूजन, अगर वेलोसिटी जीरो है तो फोर्स जीरो है। वेलोसिटी जीरो है तो फोर्स जीरो है। इसका मतलब चार्जेस एट रेस्ट are not affected by B. Means charges are only affected by B when they are in motion. This is hint of relativity. ये रिलेटिविटी की हिंट है कि चार्जेस मूव कर रहे हैं तभी असर दिखाई दे रहा है, जब रेस्ट पे हैं तो असर नहीं दिखाई दे रहा है। जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड का असर तो हमेशा ही था, इलेक्ट्रिक फील्ड का असर हमेशा क्यों ही था, चाहे चार्ज रेस्ट पे हो चाहे ना हो, फोर्स तो आएगा। लेकिन ये फोर्स सिर्फ तभी आ रहा है जब चार्ज मोशन कर रहा है। और वो मोशन भी कौन सी, अगर वेलोसिटी पैरेलल टू बी और वेलोसिटी एंटी पैरेलल टू बी। अगर वेलोसिटी पैरेलल हो जाए या एंटी पैरेलल हो जाए तो फोर्स चार्ज इज नॉट डिफ्लेक्टेड बाय बी, मतलब फोर्स ऑन चार्ज इज जीरो। सही बात है, पैरेलल या एंटी पैरेलल हो गया तो असर नहीं आएगा। तो ये समझिए क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है, मतलब वेलोसिटी इस तरह है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरह है तो भी फोर्स जीरो है। इवन वेलोसिटी पीछे होती तो भी जीरो। तो हर चार्ज इन मोशन पे फोर्स नहीं आ रहा है, फोर्स तभी आ रहा है जब क्रॉस प्रोडक्ट नॉन जीरो है। मतलब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड में कुछ एंगल है और ये एंगल एन पाई नहीं है, जीरो या 180 नहीं, तभी जाके ये असर डाल रहा है। पैरेलल या एंटी पैरेलल पे कोई असर नहीं डाल रहा है। क्यों? वंस अगेन रिलेटिविटी है, तो क्यों का आंसर हमारे पास नहीं है। हमारे पास तो ये है कि एक्सप्रेशन ये है, इससे हम क्या कंक्लूड कर पा रहे हैं। ठीक, तो ये तीन केस हमने देखे कि कब फोर्सेस जीरो हो सकते थे। ऑब्वियसली इसमें बी जीरो हो जाए तो भी फोर्स जीरो है, तो वो वैसे लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जीरो है तो इंटरैक्ट किसके साथ करेगा। तो फोर्स जीरो होने के केसेस, या तो चार्ज जीरो हो जाए, या वेलोसिटी जीरो हो जाए, या मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाए, या ये दो पैरेलल या एंटी पैरेलल हो जाए। इन सभी का कंक्लूजन यही तो है, V क्रॉस B जीरो होना। ठीक है, तो ये चीज तो हमें बिल्कुल क्लियर है कि फोर्स जीरो होगा तो कैसे होगा। अब हम देखते हैं अगर ये फोर्स नॉन जीरो होगा तो इस फोर्स की प्रॉपर्टी क्या होगी। अगर ये फोर्स नॉन जीरो होगा तब इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी। फोर्स नॉन जीरो है मतलब वेलोसिटी क्रॉस बी नॉन जीरो है, अंडरस्टूड है, चार्ज भी नॉन जीरो। तो फोर्स जब नॉन जीरो होगा तो उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, तो जरा समझिए क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी क्या है। फोर्स इसके परपेंडिकुलर है, फोर्स इसके परपेंडिकुलर है, तो फोर्स इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। इससे कंक्लूजन मिला कि पावर डिलीवर्ड बाय फोर्स इज जीरो। क्यों? पावर फॉर्मूला होता है F डॉट V। अगर वेलोसिटी और फोर्स आपस में परपेंडिकुलर हैं तो फोर्स का कोई कंपोनेंट नहीं है जो स्पीड बदल सके, मतलब इसकी स्पीड कांस्टेंट है, मतलब काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है। ये बड़ी अच्छी चीज पता चली कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई चार्ज मूव कर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी तो लूज नहीं करेगा, डिफ्लेक्ट भरे कर जाए, कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगा। मतलब ये फोर्स काइनेटिक एनर्जी नहीं बदल सकता, हां डायरेक्शन बदल सकता है क्योंकि वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। चलो, फोर्स इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड।
जरा इसका मीनिंग समझते हैं क्या है। सिंस फोर्स इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, द कंपोनेंट ऑफ, अच्छे समझिएगा ये इंपॉर्टेंट है, वेलोसिटी पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो सिंस फोर्स, कंपोनेंट ऑफ फोर्स पैरेलल टू बी इज जीरो, फोर्स पैरेलल टू बी इज जीरो। दूसरा कंक्लूजन हमारा क्या है कि फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। पहला कंक्लूजन की वेलोसिटी इस तरफ है तो फोर्स इसके परपेंडिकुलर है, तो वर्क डन तो नहीं हो सकता, काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हो सकती, स्पीड कांस्टेंट है। हां, डायरेक्शन बदल सकती है। अब डायरेक्शन बदल के वेलोसिटी इधर हो गई तो शायद फोर्स फिर परपेंडिकुलर है, तो फोर्स इधर आ गया। एनीवे, तो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है थ्रू आउट, और काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है मतलब स्पीड कांस्टेंट है। मतलब अगर मैग्नेटिक फील्ड में मोशन है तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ये तो हम हमेशा ही लगा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है, वेलोसिटी वेक्टर कांस्टेंट नहीं है, मॉड कांस्टेंट है। दूसरा क्या आया, फोर्स इज परपेंडिकुलर टू बी। फोर्स अगर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है तो फोर्स का कोई कंपोनेंट इसके पैरेलल नहीं है, कंपोनेंट ऑफ फोर्स पैरेलल टू बी इज जीरो। और अगर फोर्स का कोई कंपोनेंट बी के पैरेलल नहीं है मतलब एक्सीलरेशन का कोई कंपोनेंट बी के पैरेलल नहीं है, और अगर एक्सीलरेशन का कंपोनेंट बी के पैरेलल नहीं है तो वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो बी के अलोंग है वो नहीं बदल सकता, दैट विल रिमेन अनचेंज्ड। मींस अगर मैग्नेटिक फील्ड इधर है, वेलोसिटी इधर है, ये एंगल मान लो 37 डिग्री है, ये 5 मीटर पर सेकेंड, तो इसकी ट्रेजेक्ट्री मान लो ऐसी है, मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन ट्रेजेक्ट्री ऐसी है। मैं किसी भी समय इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हैं, ये कंपोनेंट अगर यहां 4 है तो ये तो 4 ही रहेगा, यहां पे देखें तो ये कंपोनेंट 4 है तो ये तो 4 ही रहेगा, और शायद एक और बात समझ सकते हैं, दूसरा भी 3 ही रहेगा। क्यों? क्योंकि नेट स्पीड तो 5 ही रहनी है, और ये कंपोनेंट 4 है तो वो कंपोनेंट 3 है। हां, ये 3 घूम रहा होगा शायद, ये 3 देखो ऊपर था नीचे हो गया, ये 3 डायरेक्शन बदल रहा है। 4 वाले का ना मैग्नीट्यूड बदला ना डायरेक्शन बदली, 3 वाले का मैग्नीट्यूड नहीं बदला, डायरेक्शन बदल गई। तो हम क्या समझे इसमें कि कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी पैरेलल टू बी कांस्टेंट इन डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड बोथ, और कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू बी या अदर कंपोनेंट, इसके अलावा जो कंपोनेंट है दैट मींस परपेंडिकुलर, क्योंकि वेलोसिटी का एक बी के पैरेलल है, दूसरा परपेंडिकुलर होगा। अदर कंपोनेंट मींस परपेंडिकुलर कंपोनेंट इज कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड ओनली। क्यों? क्योंकि फोर्स तो पक्का है, क्योंकि हम केस ही बात कर रहे हैं जब फोर्स नॉन जीरो था, हम इस केस को डिस्कस कर रहे हैं, तो फोर्स तो है, कुछ ना कुछ तो चेंज करेगा। इसकी ना डायरेक्शन बदली ना मैग्नीट्यूड बदला, अब इसका मैग्नीट्यूड बदल नहीं सकता। क्यों? पहला पॉइंट, क्योंकि ओवरऑल काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है, एक कंपोनेंट कांस्टेंट है तो दूसरा कांस्टेंट है, लेकिन मैग्नीट्यूड में फोर्स है, कुछ ना कुछ तो करेगा, तो डायरेक्शन तो बदलेगा ना, तो ये डायरेक्शन बदलेगा, मैग्नीट्यूड वही रहेगा, मतलब ये मुड़ते हुए कुछ और मोशन में जाएगा। क्या होगी वो हम आगे बात करेंगे। ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, और एक्चुअली तीसरा पॉइंट, फोर्स लाइज इन फोर्स कहां है, वी फोर्स इज परपेंडिकुलर टू प्लेन containing velocity and magnetic field। और ये इससे समझ में आ रहा है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो V और B का प्लेन निकाल लो, उसके परपेंडिकुलर हमारा फोर्स है। तो समझिएगा, मान लीजिए वेलोसिटी इधर है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये बोर्ड का प्लेन इन दोनों का प्लेन है,
बोर्ड का प्लेन वी भी प्लेन है, इसके परपेंडिकुलर फोर्स आएगा, तो या तो फोर्स अंदर होगा या फोर्स बाहर होगा। किस तरफ होगा वो क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा, और v क्रॉस b की डायरेक्शन अंदर है तो फोर्स हमारा अंदर होगा। ठीक है, सिमिलरली ये ऐसे सोच सकते हैं x y z, वेलोसिटी इधर है, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है, तो मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी का प्लेन कौन सा है, एक्स वाई प्लेन। तो फोर्स का प्लेन या तो फोर्स के कैप में आएगा या माइनस के कैप में। वी क्रॉस बी करोगे तो फोर्स आएगा के कैप। ये हम डायरेक्शन अलग से डिस्कस करेंगे, फिलहाल ये 3 पॉइंट समझना बहुत ही जरूरी था कि वो प्लेन ढूंढो, उसके परपेंडिकुलर 2 ऑप्शन है, इधर या इधर, वो हम राइट हैंड थंब रूल से निकाल लेंगे। और फिलहाल ये 3 चीजें आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आना जरूरी है। चलो अब सेकंड पॉइंट, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अगर फोर्स नॉन जीरो है तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, और ये दरअसल डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट है। अगर चार्ज पॉजिटिव है तो v क्रॉस b के पैरेलल होगा, चार्ज अगर नेगेटिव है तो v क्रॉस b के एंटी पैरेलल होगा। इसका मतलब मुझे डायरेक्शन चाहिए, डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट a क्रॉस b। ये हम कैसे देखते हैं, ये तो इसको समझने के लिए हमारे पास 2 रूल है, राइट हैंड थंब रूल और दूसरा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है, लेफ्ट हैंड यूज करना है। ठीक है, लेफ्ट हैंड हमने यूज किया तो ये हमारा थंब, ये हमारी ये फिंगर, ये हमारी ये फिंगर, 2 फिंगर हमने ये कर्ल की, ये कुछ ऐसे बना, ये लेफ्ट हैंड रूल है। ठीक है, ये एक फिंगर, तो ये कह रहा है कि ये पहला वेक्टर, ये पहला वेक्टर, ये दूसरा वेक्टर, और ये हमारा तीसरा वेक्टर a क्रॉस b। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल ऐसा है, इंडेक्स फिंगर हमारी b है, मिडिल फिंगर हमारी a है, ये a क्रॉस b की डायरेक्शन है। ठीक है, तो इससे मैच करिए और ये समझिए कि ये सेट ऑफ 3 एक्सिस लिखा है, ये x मानो, ये y मानो, ये z मानो, ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। तो ये सिंपली ऑर्थोगोनल सिस्टम को रिप्रेजेंट करते हैं, x y z, और x और y का, तो सही बात है, i और j का क्रॉस करने पे k आता है, तो ये उसी को रिप्रेजेंट कर रहा है कि i और j का क्रॉस करने पे k आ रहा है। ठीक है, ये राइट हैंड थंब रूल सिंपली क्या है कि राइट हैंड थंब रूल ऐसा है, पहले वेक्टर से चालू करिए, दूसरे वेक्टर की तरफ हाथ घुमाइए, थंब हमारा आंसर है। तो पहला वेक्टर a है, a से b की तरफ घुमाइए, थंब ऊपर आए। ठीक है, तो ये कुछ हमारा ऐसा है, ये थंब, ये हमारी कर्ल की डायरेक्शन, फिंगर्स कर्ल किस डायरेक्शन में हुई, थंब ऐसा। अब बस इन दोनों में अंतर क्या है कि हम इसमें क्या यूज कर रहे हैं, कि हम इसमें ये यूज कर रहे हैं, यहां कॉमन सेंस हम थोड़ा ज्यादा यूज कर रहे हैं कि a और b का क्रॉस इस प्लेन के तो परपेंडिकुलर है पक्का, तो इस प्लेन के या तो ऊपर आएगा या नीचे आएगा, तो इस प्लेन में फिंगर्स कर्ल कर लो, थंब जहां है वो आपकी नॉर्मल की डायरेक्शन, ऐसे करते तो थंब नीचे आता, ऐसे करते ऊपर आता। तो ये सिंपली राइट हैंड थंब रूल या स्क्रू रूल। स्क्रू रूल क्या है कि ये आपका स्क्रू है, ये, ठीक है, स्क्रू को अगर आप ऐसे घुमाओगे तो ये ऊपर जाएगा, इमेजिन करिए ऐसे घुमाओगे ऊपर जाएगा, ये स्क्रू रूल है कि इसको ऐसे घुमाते ऊपर जाता, उल्टा घुमाते नीचे आता। तो उल्टा घुमाते मतलब हाथ ऐसा, उल्टा घुमाते तो ये स्क्रू ऐसे घूमता, नीचे आता। ठीक है, तो स्क्रू रूल और राइट हैंड थंब रूल एक ही चीज है, ये लेफ्ट हैंड है। आज की क्लास में मैं दोनों यूज करूंगा, दोनों से करके दिखाऊंगा, लेकिन
आज की क्लास के बाद मैं हमेशा ये यूज करूंगा। हम क्या करेंगे, ए क्रॉस बी का प्लेन ढूंढ लेंगे, उसके परपेंडिकुलर ऊपर या नीचे होगा, वो हम राइट हैंड थंब रूल से देखेंगे। क्योंकि ये उंगलियां घुमाना हमेशा आसान नहीं होता, भूल मत जाना, ये लेफ्ट हैंड से करना है और ये राइट हैंड से करना है, आंसर उल्टे आएंगे नहीं तो। ठीक है, ये थम्स अप राइट हैंड से और ये इस तरह। ठीक है, ट्राई करते हैं अपन। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगले पूरे महीने जो 2 टॉपिक चलेंगे, मैग्नेटिक्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इवन रोटेशन में भी जरूरत पड़ती है इसकी, इनमें ये फ्रीक्वेंटली यूज होगा। तो मैं बार बार कंफ्यूजन होगा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में, लेकिन हम हमेशा ये यूज करेंगे बिना कंफ्यूजन के। लर्निंग कर्व थोड़ा इसका मुश्किल है, लेकिन ये हमेशा के लिए काम करेगा। ठीक है, तो आज हम दोनों सीखेंगे। एग्जाम्पल देखिएगा, एग्जाम्पल 1, वेलोसिटी इस तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है। वेलोसिटी का कलर बदल देता हूं, वेलोसिटी येलो कलर, मैग्नेटिक फील्ड इस तरह का। ठीक है, एग्जाम्पल 2, मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस और वेलोसिटी इस तरफ। एग्जाम्पल 3, वेलोसिटी इस तरफ और मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस। मैग्नेटिक, इस बार डॉट ले लो। पहले ये 3 एग्जाम्पल ही देखते हैं। तो ये 3 एग्जाम्पल है। क्रॉस और डॉट की मीनिंग क्या है? सिंपली ये जो एरो बनाया है, आप इसको ऐसे फील करिए कि ये जो एरो है हमारा आगे कोनिकल है, ये ऐसा, और पीछे कुछ ऐसा है। लॉकडाउन में रामायण तो देखी ही होगी, तो एरो भी देखे होंगे। अब जरा सोचिए, आप इसको यहां से देखते तो आपको इसका पीछे का हिस्सा दिखता, यहां से देखते तो आपको इसका आगे का हिस्सा दिखता। मतलब एरो अगर हमारी तरफ आ रहा है तो डॉट दिखेगा, हमसे दूर जा रहा है तो क्रॉस दिखेगा। मतलब ये अगर क्रॉस बने हैं मतलब मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, बोर्ड के परपेंडिकुलर अंदर की तरफ। डॉट बने हैं तो बोर्ड के परपेंडिकुलर हमारी तरफ, ये एरो हमारी तरफ आ रहे हैं। ठीक है, अब हम फोर्स की डायरेक्शन देखें इसमें। तो हमारा फोर्स है क्यू वी क्रॉस बी। मान ले रहा हूं कि तीनों में ही पॉजिटिव चार्ज है। अगर तीनों में पॉजिटिव चार्ज है तो जो वी क्रॉस बी की डायरेक्शन आएगी वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं कि तीनों में पॉजिटिव एज्यूम कर रहा हूं, फिर आंसर चलो बना ही देता हूं। तो वी क्रॉस बी की डायरेक्शन, अब समझिए वी क्रॉस बी की डायरेक्शन मैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से निकालता हूं। अब लेफ्ट हैंड रूल के हिसाब से फिर ये हाथ बनाना पड़ेगा मुझे। ये बन गया। ठीक है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ये पहला वेक्टर वेलोसिटी, दूसरा वेक्टर बी, पहला वेक्टर दूसरा वेक्टर, और ये हमारा एफ। तो पहले मैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से आंसर निकालूंगा। तो इस वेक्टर को वेलोसिटी के पैरेलल करना है, इसको पकड़ो, वेलोसिटी के पैरेलल कर दो। इसको मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल करना है, तो देखिए मिडिल फिंगर वेलोसिटी के पैरेलल, इंडेक्स फिंगर मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल। तो थंब हमारा किस तरफ आया? फोर्स के पैरेलल। तो इस पे फोर्स कितना आया? डॉट। फोर्स की डायरेक्शन, फोर्स की डायरेक्शन डॉट आई हमारी तरफ। ठीक है, इसी से मैं, अरे मिटा दिया मैंने, चलो इसी से ये करता हूं। तो देखिए वेलोसिटी, ये वेलोसिटी, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये फोर्स। वेलोसिटी, ये वाला वेक्टर वेलोसिटी की तरफ, इस उंगली को ले जाओ पकड़ के ऐसे घुमा दो,
अब ये वाली फिंगर अंदर की तरफ, क्योंकि ये क्रॉस है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, इसको ऐसे घुमा दो। अब देखो, ये वेलोसिटी है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये फोर्स है। तो फोर्स कहां आया? इधर। तो इस पे जो फोर्स आया ये, तो समझने की कोशिश करिए, ये डायरेक्शन है। तीसरे में देखते हैं, वेलोसिटी लेफ्ट है, तो इसको पकड़ के लेफ्ट कर दो। मैग्नेटिक फील्ड हमारी तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड हमारी तरफ, ये वेलोसिटी लेफ्ट, ये दिख रहा है? गत हो गई इसमें हाथ घुमाने में। हाँ, ये आया, ठीक है, ये कुछ ऐसा बना। तो सामने से देखो तो शायद आप ये समझ पाए, ये ऐसा आया, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी, फोर्स, तो फोर्स आया ऐसा। और ये अपनी उंगलियां घुमा के देखो, दर्द करने लगेगी 2-4 क्वेश्चन करने में, और कई बार तो वो घूमती भी नहीं। चलो, तो इसकी जगह हम क्या करते हैं, क्यों ना थोड़ा कॉमन सेंस यूज कर लिया जाए। कॉमन सेंस क्या कह रहा है कि फोर्स इस प्लेन के परपेंडिकुलर, तो फील करते हैं V और B का प्लेन बोर्ड का प्लेन है, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों बोर्ड के प्लेन में है, तो बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर आंसर चाहिए। तो बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर दो ही पॉसिबिलिटी थी, या हमारी तरफ या अंदर। तो पहले वेक्टर से दूसरे वेक्टर की तरफ हाथ घुमा दो इस प्लेन में। ये हाथ किस प्लेन में घूमना है? इस प्लेन में। तो इस प्लेन में हाथ घुमाओ, हाथ का प्लेन नहीं देखना है, रोटेशन का प्लेन। हाथ इस प्लेन में रोटेट कर रहा है, तो इस प्लेन में रोटेट करिए थंब की डायरेक्शन, पहले वेक्टर से दूसरे वेक्टर थंब की डायरेक्शन। आ गया? चलो, दूसरे में ये इंटरेस्टिंग है कि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड का प्लेन कौन सा है। तो ये हम ऐसे समझते हैं, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है ऐसी, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, वेलोसिटी ये है। तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर, वेलोसिटी ये, तो प्लेन कौन सा हो गया? ये वाला। मतलब वेलोसिटी और बी का प्लेन ये है, ऐसे बना देता हूं, सोचो। तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर आंसर आता या तो इधर या इधर। अब कौन सा आएगा? तो वेलोसिटी से बी के इस प्लेन में हाथ घूमना चाहिए, वेलोसिटी से बी की तरफ घूमो, थंब आया इधर, वेलोसिटी से बी की तरफ ले जाओ, थंब आया इधर। क्योंकि दो ही ऑप्शन थे, या तो आंसर इधर आएगा या इधर आएगा, क्योंकि वी भी प्लेन ऐसा है इस प्लेन के परपेंडिकुलर, या आंसर इधर या इधर। तो आंसर कौन सा आया? ये, ठीक है। तीसरे में वेलोसिटी इधर है, मैग्नेटिक फील्ड हमारी तरफ है, तो वेलोसिटी इधर, मैग्नेटिक फील्ड हमारी तरफ, तो इन दोनों का प्लेन कौन सा हो गया? ये वाला। मतलब प्लेन हमारा हो गया V और B का ये। तो आंसर क्या आएगा? या तो इसके ऊपर या इसके नीचे। तो V से B की तरफ आना है, B हमारी तरफ है, V से B की तरफ हाथ घुमाइए, V से B की तरफ ऊपर। यह आंसर नीचे आता, दो ही ऑप्शन थे, V से B की तरफ घुमाया, आंसर ऊपर आ गया। तो V क्रॉस B की डायरेक्शन आ गई हमारी ऊपर की तरफ। तो ये फोर्स है, ये फोर्स है, ये फोर्स है। हाँ, इसमें ध्यान रखिएगा, अगर ये नेगेटिव होता, अगर ये नेगेटिव होता तो इसका आंसर क्रॉस हो जाता, नेगेटिव होता इसका आंसर इधर हो जाता, नेगेटिव होता इसका आंसर नीचे हो जाता। ठीक है। ये V क्रॉस B फोर्स जो क्रॉस प्रोडक्ट है इतनी बार होगा कि आप अपने आप फील करना सीख जाओगे कि किस तरफ लेना है। ठीक है। तो अभी आप चाहो तो दोनों तरीके से करिए, कोशिश करिए राइट हैंड थंब रूल समझने की, कि हाथ कैसे घुमाना है, कि यहां V से B इधर, V से B ऐसे, V से B ऐसे। ठीक है। और हाथ अंदर की तरफ घूमेगा, उल्टी उंगलियां मत घुमा देना। ठीक है। तो हाथ कैसा? नेचुरल डायरेक्शन में घुमाना है। और नेचुरल डायरेक्शन कौन सी थी? यहां से B ऐसी, यहां से B अंदर की तरफ। अगर इसी में B डॉट होता तो V से B ऊपर ऐसे आता। अब ये V से ऐसी उंगलियां तो घूमेंगी नहीं, तो नेचुरल डायरेक्शन कौन सी है फिंगर्स की? ये तो ये ऐसे घूमेगा, थंब इधर आएगा, इसमें इधर आएगा। ठीक है। इसमें इधर आएगा।
तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि इनकी डायरेक्शन लेनी कैसे। बाकी क्वेश्चंस के साथ आता जाएगा और आपको पता चलता जाएगा, ठीक है। इसमें मैंने स्पेशल केस लिया, सभी परपेंडिकुलर हैं, लेकिन कोई परपेंडिकुलर होना जरूरी नहीं। जैसे मैग्नेटिक फील्ड ऐसा होता है, वेलोसिटी इधर होती, तो इसका प्लेन बोर्ड का प्लेन है, तो बोर्ड के परपेंडिकुलर आएगा, या अंदर या बाहर। तो V क्रॉस B, V से B की तरफ क्रॉस करिए, अंदर, V से B का क्रॉस करिए, अंदर आया। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से V इधर है, B इधर है, अंदर आया। ये वेलोसिटी, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये अंदर, ठीक है। राइट हैंड थंब रूल आसान है। तो ये समझिएगा, प्रैक्टिस अपने आप करते रहोगे, आपको समझ में आ जाएगा कैसे लेना है। ये 4 क्वेश्चन है, ये आपको ट्राई करने हैं। पहले क्वेश्चन में, अ प्रोटॉन इज मूविंग नॉर्थ टू साउथ इन स्पेस वेयर मैग्नेटिक फील्ड इज वर्टिकली डाउनवर्ड। तो डायरेक्शन क्या आएगी? एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग अलोंग नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, और मैग्नेटिक फील्ड अर्थ की आपको माननी है। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ होती है? साउथ से नॉर्थ की तरफ। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड साउथ से नॉर्थ होती है, अगर आपको नहीं पता तो। थर्ड क्वेश्चन में एक पॉजिटिव चार्ज वेलोसिटी v से अप्रोच कर रहा है। एक और ले लेता हूं, चलो इसी क्वेश्चन में नेगेटिव चार्ज इधर है, दोनों पे फोर्स निकालना है। ये करंट कैरिंग वायर है। करंट कैरिंग वायर की मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है, ये आपने 10th में पढ़ रखा होगा, ठीक है। अगर पढ़ रखा है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ रखा है तो राइट हैंड थंब रूल से ही निकालते हैं। ये थंब करंट की डायरेक्शन है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो लाइंस इस तरह है, यहां से अंदर जा रही हैं, यहां से बाहर आ रही हैं, ठीक है। तो ये मैं नेगेटिव चार्ज दे रहा हूं इसके इस तरफ, सो दैट दोनों तरफ की लाइंस यूज हो। आपको खाली फोर्स की डायरेक्शन बतानी है दोनों पे। तो ऐसी फील्ड लाइंस होंगी, यहां क्रॉस होंगी, यहां डॉट होंगी। इसकी फील्ड लाइन नॉर्थ से बाहर निकलती है, तो इस पॉइंट पे फील्ड लाइन इस तरफ होंगी। तो ये भी आपने पढ़ रखा होगा, नहीं पढ़ा है कोई दिक्कत नहीं, हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। लेकिन अगर पढ़ रखा है, नहीं पढ़ा है, तो उन लोगों के लिए मैंने ये बता दिया, ठीक है। इसकी फील्ड लाइंस कुछ इस तरह, ऐसी सर्कुलर होंगी, तो अंदर इधर क्रॉस हो जाएंगी, इधर डॉट हो जाएंगी। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड, ये अगर अर्थ है, अर्थ का नॉर्थ है, साउथ है, अर्थ की फील्ड लाइन साउथ से नॉर्थ की तरफ ऐसी होती है, ठीक। लास्ट केस में मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है, वेलोसिटी दे रखा है, एक्सीलरेशन निकालना है, बाकी सब में खाली फोर्स की डायरेक्शन बतानी है। तो पहले आराम से ट्राई करो, फिर सॉल्यूशन देखना मेरे। पहले खुद से सोच लो कैसे कैसे करना है, ठीक है, फिर देखते हैं। चलो तो जगह खाली करना चालू करते हैं। सबसे आसान ये था, इसमें मैं बनाता हूं तो यहां से फील्ड लाइन ये कुछ इस तरह है, ऐसी होती, यहां ऐसी, यहां ऐसी। तो फील्ड लाइन ढेर सारी बनती, लेकिन हमें तो सिर्फ इस फील्ड लाइन की जरूरत है। इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? तो मैग्नेटिक फील्ड इधर है, वेलोसिटी इधर है। अब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड का प्लेन ये है, तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर आंसर आएगा या तो इधर या इधर। लेकिन V क्रॉस B करने पे कहां आया? थंब की डायरेक्शन, मतलब फोर्स आया डॉट में। थंब मतलब हमारी तरफ, ये फोर्स आया ऐसे, ठीक है। इससे करें तो वेलोसिटी ये है, मैग्नेटिक फील्ड ये है, थंब ये है, देखें तो थंब ये आया। अब क्या होता है, इसमें करने पे ये एंगल आप इतना बड़ा नहीं ले सकते, तो आपको ये फील लेना पड़ेगा कि इसके सिर्फ प्लेन के परपेंडिकुलर ढूंढना था, इधर है कि इधर है। राइट हैंड थंब रूल से पहले वेक्टर से दूसरे की तरफ ये गए, तो इसका आंसर आया डॉट। अब इसकी फील्ड लाइंस, ये जनरल नॉलेज है, ये मैं मान रहा हूं कि आपको पता है कि इसकी फील्ड लाइंस होती कैसी है। सर्कुलर लाइंस होती हैं, यहां से ऐसे, तो यहां पे क्रॉस आएगा पूरे में मैग्नेटिक फील्ड, यहां पूरे में लाइंस बाहर निकलेंगी, डॉट आएगा। कोई बात नहीं, अगर आप कंफर्टेबल नहीं हैं, हम आगे ये इवन मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन भी निकालेंगे। ये आया, तो ये याद रख लो कि ऐसे आया, सर्कुलर फील्ड यहां से अंदर घुस रही है, यहां से लाइन बाहर निकल रही है, तो ये कुछ इस तरह है। ये व्हाइट वाला करंट कैरिंग वायर है, और ये मेरी फिंगर्स है। राइट हैंड साइड से देखिए, राइट हैंड साइड से अंदर जा रही हैं, यहां से बाहर निकल रही हैं, क्रॉस डॉट, ठीक। अब हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मिल चुकी है।
अब मुझे फोर्स की डायरेक्शन चाहिए, तो वेलोसिटी ये है, मैग्नेटिक फील्ड हमारी तरफ है, वेलोसिटी इधर, मैग्नेटिक फील्ड हमारी तरफ। तो इससे करें v, ये मैग्नेटिक फील्ड हमारी तरफ, फोर्स नीचे, v b फोर्स नीचे। पॉजिटिव है मतलब जो डायरेक्शन आई करेक्शन रिक्वायर्ड नहीं है, या v से b की तरफ v डॉट b फोर्स नीचे। यहां देखिए ये ऊपर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस है, इससे करते हैं पहला वेक्टर वेलोसिटी की तरफ, दूसरा वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड, ये वेलोसिटी है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये फोर्स है, फोर्स आया इधर, लेकिन समझिए ये v क्रॉस b की डायरेक्शन है, लेकिन चार्ज नेगेटिव है, तो v क्रॉस b के अपोजिट आएगा, फोर्स आएगा इधर, चार्ज नेगेटिव होने की वजह से। राइट हैंड थंब रूल, वेलोसिटी ऊपर, b अंदर, v से b की तरफ, v से b की तरफ फिंगर्स कर्ल करिए, थंब की डायरेक्शन ये आई, ये v क्रॉस b की डायरेक्शन है, लेकिन चार्ज नेगेटिव है, तो फोर्स q v क्रॉस b उस तरफ, ये इसके आंसर। ठीक है, अब ये मैं मिटा देता हूं तो मेरे लिए जगह बन जाएगी। An electron is moving along north east, consider magnetic field due to earth। तो हम इसमें क्या करेंगे, ये अर्थ बनाई, अर्थ का नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस साउथ से नॉर्थ की तरफ। ये मैं ऐसे याद रखता हूं कि किस तरफ है। जरा सोचिए अगर मैंने यहां कंपास रखा होता तो कंपास का नॉर्थ पोल किस तरफ होता, नॉर्थ की तरफ, साउथ की तरफ। और ये एक डाइपोल है, और डाइपोल अपने आप को मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल अलाइन करता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल की तरह, साउथ नेगेटिव नॉर्थ पॉजिटिव। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन वही होगी जो डाइपोल की डायरेक्शन होगी, जो नॉर्थ शो कर रहा होगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इस तरह है। तो ये तो हमने ऐसे याद कर लिया। अब इलेक्ट्रॉन हमारा किधर, नॉर्थ ईस्ट, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है 45 डिग्री पे, ये है। अब मैग्नेटिक फील्ड ये है, जरा फील करिए कि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड का प्लेन, इनका प्लेन हॉरिजॉन्टल प्लेन है, इन दोनों का प्लेन हॉरिजॉन्टल प्लेन है, और चूंकि ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है तो v क्रॉस b की डायरेक्शन या तो ऊपर होगी या नीचे होगी। तो मैं पहले इससे करता हूं v b, देखो ये v, ये b, ये फोर्स, v b फोर्स, तो फोर्स आ गया हमारी तरफ, या राइट हैंड थंब रूल, v क्रॉस b आ गया हमारी तरफ। तो v b का प्लेन सोचो हॉरिजॉन्टल प्लेन है, हॉरिजॉन्टल प्लेन के परपेंडिकुलर है हमारी तरफ, तो फोर्स आया इसका डॉट, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन है, ये तो v क्रॉस b की डायरेक्शन आई डॉट, फोर्स की डायरेक्शन क्या आई, क्रॉस, मतलब ये दरअसल फोर्स नीचे है, वेलोसिटी इधर है, इट विल डिफ्लेक्ट डाउनवर्ड्स, तो फोर्स आया क्रॉस, विल डिफ्लेक्ट डाउनवर्ड्स। ऑब्वियसली जो फोर्स की डायरेक्शन है वही डायरेक्शन उनकी डिफ्लेक्शन की है। तो जैसे इसमें हमने निकाला था कि पॉजिटिव और नेगेटिव, इसकी वेलोसिटी इधर थी, मैग्नेटिक फील्ड कितना था, क्रॉस, v क्रॉस फोर्स आया था इस तरफ, तो ये डिफ्लेक्ट करेगा दाएं तरफ। इसकी वेलोसिटी शायद इधर थी, मैग्नेटिक फील्ड था डॉट, ये डिफ्लेक्ट, फोर्स आया नीचे, मतलब इसका डिफ्लेक्शन होगा ऐसा। तो ये वेलोसिटी है, फोर्स हमें पता है, तो किस तरफ डिफ्लेक्ट करेगा हम ये भी बता सकते हैं। आगे क्या होगा वो शायद ना बता पाए, उस इंस्टेंट का तो बता पा रहे हैं डिफ्लेक्शन कहां होगा, तो ये डाउनवर्ड डिफ्लेक्ट करेगा। ऑब्वियसली ये पॉजिटिव चार्ज होता तो अपवर्ड डिफ्लेक्ट करता ऊपर की तरफ, बशर्ते ग्रेविटी जीतती नहीं जीतती उस पर डिपेंड करेगा। फिलहाल इस केस में तो ग्रेविटी भी नीचे है, बीक्यूवी भी नीचे है, दोनों नीचे है। प्रोटॉन होता तो ग्रेविटी नीचे है, बीक्यूवी ऊपर है, जो जीतेगा उस तरफ डिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का ध्यान रखिएगा। और अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड साउथ से नॉर्थ है, हमने इसकी मदद से निकाल लिया। फर्स्ट क्वेश्चन, अ प्रोटॉन इज मूविंग इन नॉर्थ टू साउथ वेयर मैग्नेटिक फील्ड इज वर्टिकली डाउन। तो हम क्या करते हैं, फिर से नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, प्रोटॉन नॉर्थ से साउथ, तो वेलोसिटी इसकी नीचे है, मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकली डाउन।
चूंकि प्रोटॉन है तो v क्रॉस b की डायरेक्शन ही आंसर है, राइट आ गया। या वेलोसिटी ये, मैग्नेटिक फील्ड ये, v क्रॉस b फोर्स आया राइट। या वेलोसिटी नीचे, वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड की तरफ क्रॉस करो, थंब आया इधर, ठीक है। तो v क्रॉस b थंब इधर, ये फोर्स की डायरेक्शन, मतलब ये इस तरफ डिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। चलो लास्ट क्वेश्चन में, अब लास्ट क्वेश्चन कोई प्रैक्टिकल टाइप का तो है नहीं, ये तो सीधा मैथमेटिकल क्वेश्चन है, तो सीधे हम इसमें फॉर्मूला लगा लेंगे कि फोर्स है क्यू वी क्रॉस बी, एक्सीलरेशन है अपॉन एम, तो Q कितना है 1.6 इंटू 10 पे माइनस 19, मास 1.67 इंटू 10 पे माइनस 27 इंटू वेलोसिटी वेक्टर 3 इंटू 10 पे 4, मैग्नेटिक फील्ड कितना है J क्रॉस K, सॉरी J प्लस K क्रॉस 3i कैप प्लस 4j कैप 4k कैप, सॉरी एसआई यूनिट है तो सीधे ये न्यूटन अपॉन किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में आंसर आएगा, क्योंकि ये टेस्ला भी एसआई यूनिट है, बाकी सब एसआई यूनिट है। मतलब अगर आप टेस्ला यूज करोगे तो आपका आंसर एसआई यूनिट में आएगा। और इवन आप टेस्ला की यूनिट इससे समझ सकते हैं, 1 टेस्ला इज इक्वल टू न्यूटन पर कूलम पर मीटर सेकेंड, कूलम मीटर पर सेकेंड न्यूटन, इससे टेस्ला की डायमेंशन या यूनिट आप निकाल सकते थे। चलो ये रफली काट देता हूं, 3 इंटू 10 पे 4, और यहां से ये अच्छा खासा एक्सीलरेशन आ रहा है, माइनस 19, 8 और 4 12, 10 पे 12, जे कैप क्रॉस 3i कैप, जे और आई माइनस के, जे और के आई, के और आई जे, और के और के का तो 0 है। 3 इंटू 10 पे 12, 4i कैप प्लस 3j कैप माइनस 3k कैप। वेरीफाई कर लेते हैं, ये आंसर वेलोसिटी के भी परपेंडिकुलर होना चाहिए, तो j प्लस के साथ डॉट 0 होना चाहिए, इसके साथ डॉट करो 0 हो गया, i के साथ तो डॉट 0 है ही, इसके भी परपेंडिकुलर होना चाहिए, तो 3 का 4 के साथ मल्टीप्लाई करो 12, 0 12 कट गया, मतलब सही सॉल्व किया, तो ये एक्सीलरेशन आ गया, ठीक है। ये इनॉर्मस एक्सीलरेशन है। दरअसल क्या है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड 5 टेस्ला का है, ये एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग फील्ड है। आपको अभी पता नहीं चलेगा कि ये कितना स्ट्रॉन्ग है। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड 10 पे माइनस 4 टेस्ला के ऑर्डर का होता है, इससे भी कम। तो ये 5 टेस्ला काफी बड़ा मैग्नेटिक फील्ड है। इवन जो MRI मशीन, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, इसमें काफी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होता है, वो राउंड उसमें वो मैग्नेटिक फील्ड इतना होता है 1.5 टेस्ला, काफी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, और वो इतना है। तो टेस्ला एक बड़ी यूनिट है मैग्नेटिक फील्ड की। जनरली मिली टेस्ला में वैल्यू दी जाएंगी, इसीलिए चूंकि टेस्ला बड़ी यूनिट है तो कॉमनली यूनिट है गॉस, ये कॉमन यूज होती है, क्योंकि ये अब थोड़ा प्रैक्टिकल सा है, क्योंकि ये काफी बड़ा हो जाता है, ये प्रैक्टिकल है। जैसे कहा जाए फेराड, एक फेराड कैपेसिटेंस एक्सट्रीमली लार्ज था, प्रैक्टिकली यूज होने वाला माइक्रो फेराड था। सही, एक टेस्ला बड़ा है, प्रैक्टिकली यूज होता है गॉस यूनिट, ऐसा यूनिट टेस्ला है हालांकि। तो उम्मीद है यहां तक एक बेसिक समझ में आया होगा कि मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स चार्ज पार्टिकल पे कैसे लेना है, ठीक है। मोशन ऑफ चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। अब हम ये बात कर रहे थे कि मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज की मोशन कैसी होगी। तो पहला केस हम लेते हैं जब वेलोसिटी 0 हो और वेलोसिटी इज पैरेलल और एंटी पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। तो क्वेश्चन का कोई मतलब ही नहीं इसमें, एक्सीलरेशन 0, वेलोसिटी वेक्टर कांस्टेंट, मतलब अगर रेस्ट पे है तो विल रिमेन एट रेस्ट, वेलोसिटी है तो विल मूव विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो ईदर एट रेस्ट और मूव्स विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी।
केस 1. केस 2, वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड. और केस 3 हमारा तीसरा होगा. पैरेलल एंटी पैरेलल हम बात कर चुके हैं. अब हम बात करते हैं वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग केस, मैक्सिमम डिस्कशन हमारा इसी पे होगा. ये मैग्नेटिक फील्ड है क्रॉस. अब जरा समझिए, वेलोसिटी इस प्लेन में कहीं भी हो, ये सभी वेलोसिटी परपेंडिकुलर. पहले ये फील हो रहा है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के परपेंडिकुलर है. क्रॉस या डॉट कुछ भी हो, अगर वेलोसिटी इस प्लेन में है, मैग्नेटिक फील्ड प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो हम इस केस की बात कर रहे हैं. और इन सभी में अब जरा समझिएगा, याद करिए हमने बात की थी कि फोर्स है क्यू वी क्रॉस बी. ठीक है, फोर्स इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, फोर्स इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड. मतलब इनकी स्पीड तो कांस्टेंट रहेगी और फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर भी है. एक और चीज, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी फोर्स पैरेलल टू बी इज 0. तो कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी पैरेलल टू बी विल रिमेन कांस्टेंट. लेकिन जरा सोचिए, वेलोसिटी ऑलरेडी परपेंडिकुलर है, इसका मतलब वेलोसिटी कांट गेन अलोंग बी डायरेक्शन. बी डायरेक्शन में कभी कोई कंपोनेंट नहीं आ सकता. इसका मतलब कंफर्म मोशन विल बी प्लेनर इन परपेंडिकुलर प्लेन. मतलब प्लेन ऑफ बोर्ड, ये मोशन इसी प्लेन में रहेगी. क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल कोई कंपोनेंट नहीं है, तो मैग्नेटिक फील्ड वो कंपोनेंट पैदा भी नहीं कर सकता. दैट मींस मोशन विल रिमेन प्लेनर और इसी प्लेन में मूव करेगी. अब ये प्लेन में मूव करेगी तो आखिरकार होगी कैसे, ये पता कर लेते हैं. क्योंकि ये तो समझ में आया कि कोई कंपोनेंट नहीं आने वाला है, स्पीड कांस्टेंट रहेगी. तो हम किसी एक के लिए देख लेते हैं. जैसे वेलोसिटी हमने इधर दी होती, तो इस पे v क्रॉस b फोर्स कहां आता, इधर. तो ये डिफ्लेक्ट कर जाता इसी प्लेन में, तो इसकी वेलोसिटी कुछ देर बाद इधर होती. लेकिन अब फोर्स किधर आएगा, v क्रॉस b इधर, और डिफ्लेक्ट करेगा. स्पीड इधर, फोर्स कहां आएगा, इधर. और देखिए, जिसकी स्पीड कांस्टेंट है और फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर है, ये मोशन तो देखी देखी लग रही है हमारे. स्पीड कांस्टेंट है और फोर्स का मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है. क्यों? क्योंकि F का मैग्नीट्यूड क्या है, क्यू वी क्रॉस बी. तो क्यू वी बी साइन थीटा. लेकिन साइन थीटा 90 डिग्री है, और चूंकि स्पीड कांस्टेंट है तो F का मॉड भी कांस्टेंट है. और ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की कंडीशन थी. तो बड़ा ही आसान सा हुआ कि ये जो फोर्स है, स्पीड नहीं बदल सकता, रोटेशन तो कर सकता है, तो सेंट्रीपिटल मोशन तो दे सकता है. और F क्या है, क्यू वी बी साइन 90, एम वी स्क्वायर बाय आर. v से एक v कटा, ठीक है, साइन 91 है, तो रेडियस आर आ गई एम वी बाय बी क्यू. इतनी रेडियस में घूमेगा. ऑब्वियसली रेडियस स्पीड पे डिपेंड कर रही है, लॉजिकली बिल्कुल सही है. जितनी ज्यादा स्पीड होगी, मोड़ना उतना मुश्किल होगा, उतनी बड़ी रेडियस में जाएगा. मैग्नेटिक फील्ड जितना ताकतवर, घुमाने वाला उतना स्ट्रांग, उतने छोटे सर्कल में घुमा देगा. चार्ज क्यू जितना बड़ा, उतना बड़ा सेंट्रीपिटल फोर्स आएगा, उतनी छोटी रेडियस में घूमेगा. मास जितना ज्यादा, इनर्शिया उतना ज्यादा, घुमाना उतना मुश्किल. तो ये तो समझ में आ रहा है कि कौन सा ऊपर कौन सा नीचे. खुद से आराम से सोच लेना, ठीक है. तो ये रेडियस अपन की निकल आई एम वी बाय बी क्यू. तो मैं ये कह सकता हूं कि स्पीड चूंकि कांस्टेंट है, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है, फोर्स का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, ऑब्वियसली एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है. लेकिन एक्सीलरेशन वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर, फोर्स वेक्टर वेरिएबल थे, डायरेक्शन बदल रही थी. तो मैं टाइम पीरियड भी निकाल सकता हूं.
और टाइम पीरियड कितना आएगा 2πr/v। सोचो, इसके घूमने के लिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मान सकते हैं। और r की वैल्यू जरा छापूं, mv/bq/v, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज। वेलोसिटी टर्म कट गया तो आंसर आया 2πm/pq। आंसर में टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड। और शायद ये सीधे समझ में आ रहा है कि स्पीड अगर मैं डबल कर दूं तो रेडियस भी डबल हो जाएगी, तो डिस्टेंस आपका पेरीमीटर भी डबल हो जाएगा। दुगना डिस्टेंस दुगनी स्पीड से कवर अप करोगे, टाइम तो वही लगेगा। तो ये वेलोसिटी पे इंडिपेंडेंट है, ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और हम आगे ये टॉपिक जितने भी हम पढ़ रहे हैं, मैग्नेटिक्स खासकर, हर एक कॉन्सेप्ट पढ़ोगे और उसका तुरंत एक एप्लीकेशन आपको दिखेगा। मतलब कोई ना कोई उससे रिलेटेड मशीन बन गई होगी, कोई ना कोई इन्वेंशन में यूज हो गया होगा। तो हर छोटे से छोटा कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं यूज होगा किसी ना किसी मशीनरी में। तो बहुत सारी चीजों की वर्किंग आपको मिलने वाली है इस टॉपिक में। फिलहाल कोशिश करिए समझने की कि जब वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर थी, ठीक है, तो वेलोसिटी का कोई कंपोनेंट नहीं भी के अलोंग, तो फोर्स भी परपेंडिकुलर, वेलोसिटी भी परपेंडिकुलर, तो दोनों फोर्स और वेलोसिटी इस प्लेन में है, तो इसी प्लेन में सर्कुलर मोशन होगी। ऑब्वियसली सर्कुलर होगी अगर मैग्नेटिक फील्ड पूरे में मौजूद होगा। लेकिन शायद ये समझ गए, मैग्नेटिक फील्ड मान लीजिए सिर्फ इतने हिस्से में होता तो यहां से यहां तक तो सर्कुलर होता, इसके बाद मान लो मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो गया तो मोड़ने वाला कोई नहीं बचा, तो उसी स्पीड से टेंजेंशियली बाहर निकल जाएगा, उसी स्पीड से टेंजेंशियली निकल जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा ही कि सर्कुलर मोशन का कॉन्सेप्ट क्या है। तो अगर पूरे स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड है तो सर्कल में घूमेगा। और एक और बात है, पॉजिटिव चार्ज पे वेलोसिटी इधर थी, फोर्स इधर था, ऐसा जरा इसी में सोचिए, अगर ये नेगेटिव चार्ज होता और वेलोसिटी इधर होती तो इस पे फोर्स ऊपर ना लग के नीचे लगता, तो इसका सर्कल ऊपर ना होके नीचे होता, ठीक। तो यही कॉन्सेप्ट समझने के लिए एक सिमुलेशन देख लेते हैं ना। तो देखिए यहां पे एक मैग्नेटिक फील्ड है, पूरे में मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू स्लाइडर से मैं चेंज कर सकता हूं। एक चार्ज पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल की वैल्यू भी मैं, चार्ज की वैल्यू, मास की वैल्यू स्लाइडर से चेंज कर सकता हूं। स्पीड भी है, स्पीड हम बदल सकते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, स्पीड 0 रखते हैं और सिमुलेशन देखते हैं। तो जो ही स्पीड 0 रखी, कोई मोशन नहीं हो रही, सिमुलेशन रन किया, मोशन नहीं हो रही, ग्रेविटी फ्री स्पेस में है, ठीक है, ग्रेविटी का कोई रोल नहीं। अब मैं इसको राइट वर्ड वेलोसिटी देता हूं पॉजिटिव चार्ज को, तो ये वेलोसिटी मैंने स्लाइडर से चेंज की और ये मैंने वेलोसिटी क्लिक कर दी, वेलोसिटी दे दी। अब जरा सोचिए, वेलोसिटी राइट है, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। वेलोसिटी राइट है, कहां आया, फोर्स ऊपर। अब ये सिमुलेशन स्लो स्लो रन करेंगे तो ये टर्न होगी। अब देखिए कुछ देर बाद ये टर्न होके उधर पहुंचा, फिर देखिए वेलोसिटी ऊपर, फोर्स ऐसा, तो ये लगातार ये टर्न होता रहेगा, फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर होगा। अब सिमुलेशन कंटिन्यूअस रन कर लेते हैं। तो दिख रहा है सर्कुलर मोशन है, स्पीड थ्रू आउट कांस्टेंट है, फोर्स लग रहा है इस पे लगातार, फोर्स भी कांस्टेंट है, ठीक है। तो टाइम पीरियड हमारा निकल ही आ जाएगा कांस्टेंट। अब अगर मैं इसी सिमुलेशन में, ये सर्कल में ऑलरेडी घूम रहा है, मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा देता हूं, तो जो ही मैग्नेटिक फील्ड में बढ़ा रहा हूं, ये सर्कल बड़े से छोटे सर्कल में कन्वर्ट हो गया। और मैग्नेटिक फील्ड जितना बढ़ाता जाऊंगा सर्कल उतना छोटा होता जाएगा। हाँ, स्पीड कांस्टेंट है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड घटाऊंगा तो देखिए सर्कल बड़ा होने लग गया, ठीक है। ये तो इसका असर देखा। अब हम इसमें स्पीड का असर देख लेते हैं। तो वापस से सिमुलेशन पे आते हैं, जब सर्कल में घूम रहा था। अब मैं इसकी स्पीड थोड़ी सी बढ़ा देता हूं, तो जो ही स्पीड बढ़ाऊंगा उसी इंस्टेंट पे सर्कल बड़ा हो जाएगा, और स्पीड बढ़ाऊंगा और सर्कल बड़ा हो जाएगा, स्पीड कम करूंगा सर्कल छोटा हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही चार्ज बदल सकते हैं, मास बदल सकते हैं, ऑब्वियसली अब कर लोगे, समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये हमारा पहला सिमुलेशन है।
जहां मैग्नेटिक फील्ड पूरे स्पेस में मौजूद था। हां, इसी में मैं चार्ज का साइन बदल के और दिखा देता हूं कि चार्ज अगर मैं पॉजिटिव था, ऊपर घूम रहा है, ठीक है। अब मैं चार्ज का साइन बदल देता हूं, नेगेटिव कर देता हूं। जो ही चार्ज का साइन नेगेटिव करा तो इसके सर्कल की डायरेक्शन बदल गई, ठीक है। क्योंकि देखिए पॉजिटिव ऐसे घूम रहा था, नेगेटिव उल्टा घूमने लग गया। तो अगर मैं चार्ज लगातार बदलता रहूं, प्लस माइनस, तो पैटर्न काफी अच्छा हो जाएगा, प्लस माइनस 8 टाइप का बनने लगेगा। और शायद ये फील कर पा रहे हो क्यों हो जा रहा है, क्योंकि जो ही मैं चार्ज का साइन बदल रहा हूं, जब प्लस था ऐसे घूम रहा था, फोर्स इधर था, जो ही साइन हमने पलटा, फोर्स की डायरेक्शन पलट गई, इसका सर्कल पलट गया, लेकिन थ्रू आउट स्पीड तो कांस्टेंट है, ठीक है। चलो दूसरा सिमुलेशन लेते हैं। इसमें कन्फाइंड मैग्नेटिक फील्ड है एक तरफ। देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके ऊपर मौजूद है, इसके नीचे नहीं है। तो ऊपर पूरे इनफाइनाइट तक गया है, नीचे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मिसिंग है। अब मैं एक साथ 3 चार्ज प्रोजेक्ट कर रहा हूं, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव और एक न्यूट्रल। मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस है, पॉजिटिव चार्ज की भी वेलोसिटी ऊपर, न्यूट्रल की भी, नेगेटिव की भी ऊपर, ठीक है। अब पॉजिटिव पे अगर देखें तो वेलोसिटी ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस, वी क्रॉस, फोर्स इधर, तो पॉजिटिव ऐसे डिफ्लेक्ट करेगा। नेगेटिव देखें, वेलोसिटी इधर, ये इधर, क्रॉस भले उधर आएगा लेकिन डिफ्लेक्ट इस तरफ करेगा क्योंकि चार्ज नेगेटिव है। लेकिन जो न्यूट्रल पार्टिकल है वो तो सीधे सीधे जाएगा। तो अब हम सिमुलेशन इसमें रन करते हैं और देखते हैं हमारा प्रेडिक्शन सही है कि नहीं। तो सिमुलेशन रन किया और देखिए पॉजिटिव इस तरफ डिविएट कर रहा है, न्यूट्रल सीधे, नेगेटिव उस तरफ। और देखिए जो ही सेमी सर्कल कंप्लीट होगा ये बाहर निकल जाएंगे। और सिंपल सी बात है, बाहर क्यों निकल गए, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड मौजूद नहीं है, ग्रेविटी इसमें मिसिंग है, इसमें भी, ठीक है। इसी केस में अगर ये मैग्नेटिक फील्ड मैं ऊपर से भी कन्फाइन कर दूं, तो इस बार मैंने नीचे से भी कन्फाइन की, ऊपर से भी कन्फाइन की। अब मैं इनको प्रोजेक्ट कर रहा हूं, ठीक है। अब इनिशियली ये अभी भी सेमी सर्कल कंप्लीट कर रहे हैं क्योंकि ऊपर वाले मैग्नेटिक फील्ड को क्रॉस ही नहीं कर पाए। लेकिन जरा सोचिए अगर मैं इनकी स्पीड बढ़ा दूं, इतनी बढ़ा दूं कि उनकी रेडियस ऑफ कर्वेचर इस गैप से बड़ी हो जाए, तो वो सर्कल ऊपर से निकल जाएगा और भाग जाएंगे। तो देखिए मैं यहां इनकी स्पीड बदल रहा हूं और जो ही मैंने स्पीड बदली, ये वाला तो सीधे निकलना था, ये दोनों देखिए वहां तक सही गए और उसके बाद टेंजेंशियली निकल गए, उसके बाद टेंजेंशियली निकल गए। चलो इसी में मैं एक और काम करता हूं, इनको तिरछी वेलोसिटी देता हूं। अब इस तरह जब मैं वेलोसिटी दूंगा तो फोर्सेस कैसे आएंगे, पॉजिटिव पे फोर्स इधर है, ये ऐसे घूमेगा, नेगेटिव पे फोर्स इधर है, ऐसे घूमेगा। तो देख लो एक बार और शायद ये आप प्रेडिक्ट भी कर पा रहे थे कि मोशन ऐसी होगी। और इट इज स्टिल अ पार्ट ऑफ सर्कल, ये पार्ट ऑफ सर्कल है, ये पार्ट ऑफ सर्कल, एक आर्क बनी है। और इवन पहले केस में जब ऊपर से एस्केप कर गया था वो भी एक सर्कुलर आर्क ही थी। तो दिमाग में ये विजुलाइज करिए कि वो सर्कुलर आर्क रहेगी। फिर हम इसके बाद न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे। तो एटलीस्ट आपको इतना समझ में आ जाना चाहिए कि स्पीड थ्रू आउट कॉन्स्टेंट है, जो भी ट्रेजेक्टरी बन रही है वो सर्कल का पार्ट है, ठीक है। एग्जाम्पल 1, a proton, electron and alpha particle enter in perpendicular magnetic field with find ratio of radii time period if पहला होता their speeds are same, दूसरा their momenta are same, लीनियर मोमेंटम सेम है मैग्नीट्यूड में, तीसरा their काइनेटिक एनर्जी इज सेम, और चौथा होता they are accelerated by same potential।
बस ये मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि लैंग्वेजेस काफी मैटर करती हैं, क्योंकि हम अभी निकाल चुके हैं mv² अपॉन r इज इक्वल टू bq। इससे सॉल्व किया तो रेडियस आर आया mv बाय bq, टाइम पीरियड आया 2 पाई r बाय v, तो 2 पाई m बाय bq ये आया। अब जरा देखते हैं, हमें मासेस के रेशो पता है। प्रोटॉन का मास कितना है m, इलेक्ट्रॉन का मास m बाय 1837 कुछ, अल्फा पार्टिकल का मास 4m। ये मासेस के रेशो हमें पता है। चार्ज इसका 1, इसका चार्ज -1, इसका चार्ज 2। तो मासेस के रेशो भी पता है, चार्जेस के रेशो भी पता है। तो पहले केस में स्पीड सेम है, तो सीधे स्पीड मास चार्ज सब कुछ पता है। तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू mv बाय bq, b तो सेम था mv बाय q। तो R1 रेशो R2 रेशो R3 इज इक्वल टू m1 v1 q1, m2 v2 q2, m3 v3 q3, ये रेशो बनेगा। तो पहले पार्ट में स्पीड सेम है, सॉरी स्पीड सेम है, हाँ, तो v1 v2 v3 कट गए। मासेस का रेशो m, मासेस का रेशो 1 अपॉन 1837 4। चार्जेस का रेशो 1 -1 2। तो पहले में रेडियस का रेशो आया 1 रेशो -1 अपॉन 1837 रेशो 2। नेगेटिव ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर उन पॉजिटिव वालों के क्लॉकवाइज सर्कल हैं तो उसका एंटी क्लॉकवाइज सर्कल है पहला। लेकिन शायद टाइम पीरियड का भी रेशो निकालना है। टाइम पीरियड का रेशो जरा समझिएगा, 2 पाई m बाय bq। इसमें स्पीड का फैक्टर ही नहीं आया। स्पीड का फैक्टर नहीं आया मतलब काइनेटिक एनर्जी का फैक्टर नहीं आया। ये किसी और चीज पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। क्यों? b तो सबके लिए सेम है, m बाय q, ये तो मटेरियल की प्रॉपर्टी है, मतलब पार्टिकल की प्रॉपर्टी है। तो पार्टिकल की टाइम पीरियड का T1 रेशो T2 रेशो T3 m1 बाय q1, m2 बाय q2, m3 बाय q3। मासेस का रेशो 1 अपॉन 1837 4। q यही तो था वैसे, 1 -1 2। तो इसकी रेट टाइम पीरियड का रेशो भी यही आया। यहां नेगेटिव का हालांकि कोई खास सेंस नहीं है, ठीक है, तो यहां से नेगेटिव हटा देता हूं। नेगेटिव तो कहा जाए रेडियस ऑफ कर्वेचर में भी सेंस नहीं है, लेकिन बस यहां छोड़ दिया जो सेंस को बताए, यहां ये आया। और ये समझने के लिए कोशिश करिएगा कि इट विल बी सेम फॉर ऑल पार्ट्स। हर पार्ट के लिए आंसर टाइम पीरियड का तो सेम आएगा। हमें किसका निकालना है अब? रेडियस का आंसर। तो अब हर पार्ट के लिए रेडियस निकालना है, वो हम यहां से निकाल लेंगे। देयर मोमेंटा आर सेम, तो इस फॉर्मूले से समझ में आ रहा है कि मोमेंटम सेम है, तो ये टर्म तीनों के कट गए। मोमेंटम सेम है तो इस टर्म का रेडियस का रेशो जो आएगा वो मोमेंटम सेम है तो 1 अपॉन चार्ज का रेशो आएगा। तो 1 अपॉन 1 रेशो 1 अपॉन -1 रेशो 1 अपॉन 2। तो 1 रेशो -1 रेशो 1 बाय 2 इसका आंसर। सिर्फ रेडियस का लिख रहा हूं, टाइम पीरियड का सबका सेम है। काइनेटिक एनर्जी आर सेम, तो काइनेटिक एनर्जी तो मोमेंटम को काइनेटिक एनर्जी के टर्म में लिख सकते हैं, √2m काइनेटिक एनर्जी। याद करो p²/2m काइनेटिक एनर्जी है, तो √2m काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं। और काइनेटिक एनर्जी का टर्म सेम है, तो मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू √m, तो mv को √m से रिप्लेस कर सकते हैं, √m2/q2 √m3/q3। ये मोमेंटम था, ये 2m काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है, √m पे डिपेंड करेगा, ये √m/q1 √m/q2 √m/q3। √m की वैल्यू 1, q की वैल्यू 1, √m 1 अपॉन 1837 √ q की वैल्यू -1, √m 4, q की वैल्यू 2, इन दोनों का बराबर आ गया। 1 रेशो -1 अपॉन √1837
रेशो 1। लास्ट में क्या अंतर आएगा? दे आर एक्सीलरेटेड बाय सेम पोटेंशियल। एक्सीलरेटेड बाय पोटेंशियल का मतलब होता है चार्ज Q इंटू वोल्टेज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। ये होता है, इसका मीनिंग ये है। तो काइनेटिक एनर्जी हमारी कितनी है? QV। तो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट नहीं है, चार्ज पे डिपेंड कर रही है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M और Q, क्योंकि वोल्टेज सबका सेम है। तो ये बनता M1 Q1 बाय Q। इसको सुधार लूं तो M1 बाय Q1 रेशो M2 बाय Q2 रेशो M3 बाय Q3। तो M1 बाय Q1, M2 बाय Q2, M3 बाय Q3, ये तीन चीजें बन जाती। तो M1 बाय Q1 1/1 रेशो 1/1837 बाय 1 नेगेटिव बाहर। M3 बाय Q3, M3 कितना है 4, Q3 कितना है 2। तो ये आया 1 रेशो -1/1837 रेशो √2। ये इसका आंसर। तो इस क्वेश्चन में सिर्फ ये समझाया मैंने कि डेटा अलग अलग तरीके से दे सकते हैं, कॉन्सेप्ट तो सेम ही था कि रेडियस हमारी mv बाय bq थी। अब ये मोमेंटम है, तो अब इस मोमेंटम को चाहे आप 2m काइनेटिक एनर्जी लिख लें और काइनेटिक एनर्जी अगर दे रखी है तो q इंटू वोल्टेज, ऐसे। और रेडियस r और टाइम पीरियड जो आया वो आया 2 पाई m बाय bq। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड। तो टाइम पीरियड स्पीड का फंक्शन नहीं है, इसीलिए टाइम पीरियड तो सब में डायरेक्टली सीधे सीधे मिल गया। चलो, जैसे ये क्वेश्चन था, इसमें मैग्नेटिक फील्ड इस स्ट्रिप में है पूरे में, चार्ज Q हमने वेलोसिटी v से एंगल थीटा पे फेंका, पॉजिटिव चार्ज है, मैग्नेटिक फील्ड b है, वेलोसिटी v कांस्टेंट है और स्पीड तो कभी बदलनी नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड वर्क नहीं करता। अब हमें करना है क्वेश्चंस थीटा इक्वल टू π/2 पे फाइंड मैक्सिमम स्पीड टू रिफ्लेक्ट बैक। π/2 मींस ऐसे भेजा। अब देखिएगा, ये ऐसे भेजा, क्रॉस है, तो फोर्स इस पे आएगा इस तरफ, तो ये टर्न होगा ऐसे। और अगर रिफ्लेक्ट बैक कराना है और ये अगर ऐसे गया तो ऐसे भाग जाएगा। तो हमें क्या चाहिए कि ये ऐसे होते हुए सेमी सर्कल कंप्लीट करके वापस आ जाए। तो हमें जस्ट चाहिए मैक्सिमम v की मैक्सिमम वैल्यू और d गिवन है। तो v की वैल्यू मैक्सिमम इसीलिए क्योंकि अगर इससे बड़ी हो गई तो ये भाग जाएगा, तो ये केस बनेगा। और ये केस बनेगा तो ये इसकी रेडियस है, ये इसकी रेडियस है, 180 डिग्री का डिविएशन करके वापस आ जाएगा। और यही रेडियस है, तो रेडियस होती क्या है mv बाय bq और इसी की वैल्यू d है। तो पहले का आंसर आ गया, स्पीड इज इक्वल टू bqd बाय m। ये पहला पार्ट। दूसरा थीटा π/3 है, फिर से बनाते हैं, थीटा π/3। अब ये समझना जरूरी है कि स्पीड इधर है, फोर्स किस तरफ आएगा। पॉजिटिव चार्ज है v क्रॉस b, जो v क्रॉस b की डायरेक्शन वही फोर्स। अब जरा समझने की कोशिश करिए, फोर्स इधर है मतलब इसका सर्कल बनेगा कुछ ऐसा। फाइंड इफ थीटा इक्वल टू π/3 फाइंड मैक्सिमम स्पीड फॉर विच इट कम्स आउट, सॉरी रिफ्लेक्ट्स बैक। हाँ, तो अब देखिए मैक्सिमम स्पीड की वो रिफ्लेक्ट बैक कर जाए। अब जरा समझिए, इसका सर्कल कहीं यहां बनेगा और जस्ट ये टच करते हुए वापस आएगा। इसका मतलब टच कर रहा है तो ये सर्कल इससे पास हो रहा है। सर्कल पे इस पॉइंट पे परपेंडिकुलर डाला, सेंटर पे मीट करेगा, इस पॉइंट पे परपेंडिकुलर डाला, सेंटर पे मीट करेगा। और फील करिए ये मोशन हो जाएगी कुछ ऐसी। तो ये यहां से ऐसे गया, सर्कल में घूमा घूमा और टच करते हुए सर्कल वापस आएगा। तो ये मैथ्स का क्वेश्चन हो गया कि सर्कल इसको टच कर रहा है, यहां ऐसा है। और हमें ज्यादा दिक्कत वाली बात है नहीं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। क्यों?
ये रेडियस r है, सेंटर से ये रेडियस r है, और ये 60 डिग्री है, तो ये वाला एंगल 30 डिग्री है। तो ये r का साइन 30, r का साइन 30, ये 60 है, 90 ये 30, r का साइन 30 प्लस r इज इक्वल टू d। तो r की वैल्यू 2d/3। r क्या है? mv/bq, 2d/3। तो वेलोसिटी i, वेलोसिटी पूछिए 2bqd/3m। ठीक है। अब टाइम इट स्टेज इन द फील्ड, टाइम निकालना है तो ये डिस्टेंस निकाल लो, और ये डिस्टेंस निकालना बहुत ही आसान है। जरा सोचिए, ये 30 डिग्री है, अच्छे से समझिएगा, ये भी 30 है, तो ये दोनों 30 और 30 60, तो ये एंगल 120 डिग्री है, और ये 120 डिग्री है, तो बचा हुआ लेंथ 240 एंगल है। तो ये लेंथ r इंटू 240, दैट मीन्स 4π/3। ये हमें थीटा पता है, बचा हुआ r थीटा मिल गया। और समझिए कि स्पीड तो थ्रू आउट कांस्टेंट है, तो टाइम निकालने के लिए डिस्टेंस बाय स्पीड कर सकते हैं। डिस्टेंस कवर्ड कितना है? r इंटू 4π/3, और r कितना है? mv/bq इंटू 4π/3। स्पीड क्या है? v से v कट गया, तो तीसरे का आंसर आया वेलोसिटी आई 4πm/3bq। आप इसको वैसे समझे तो ये 2t/3 लिखा है सीधे। सोचो 360 डिग्री कवर अप करता तो पूरा सर्कल कंप्लीट हो जाता। सर्कल का 2/3 कंप्लीट कर रहा है, 120 120 120, तो 2/3 कंप्लीट करेगा तो टाइम पीरियड 2t/3 आएगा। और टाइम पीरियड कितना होता है? 2πm/bq। ये तो स्पीड पे डिपेंडेंट है। ठीक है, अब हम आ गए थर्ड पार्ट पे। देखते हैं थर्ड में क्या है। ये 3/2 mv/bq कुछ और नहीं 3r/2 है। अब 3r/2 ये लेंथ है, शायद ये होगा नहीं क्वेश्चन, क्योंकि वर्टिकली जाना है, तो ये फाइंड थीटा, तो ये होगा नहीं, क्योंकि ये रेडियस r है, तो ये वर्टिकल है, तो ये तो फिर ऐसे आ गया, तो ये तो नहीं हो सकता। ये मैंने ज्यादा दे दिया है, मुझे r से कम देना था, इट शुड बी लेस देन r। ठीक है, तो ये क्वेश्चन गलत हो गया, r से कम होना चाहिए, क्योंकि ये वर्टिकली है, तो ये रेडियस r है, सेंटर पक्का इधर है, ये रेडियस r है, तो ये तो ऐसे जाएगा, और यहां से आप भेजोगे तो ये हो ही नहीं सकता कभी। क्यों? आप किसी भी एंगल से भेजो, सर्कल पहले ही घूम जाएगा, एटलीस्ट 90 डिग्री तो नहीं बनेगा ऊपर, तो ये क्वेश्चन नॉट पॉसिबल। थर्ड का आंसर आ गया नॉट पॉसिबल। ठीक है, ये r से कम होता तो हो जाता, जैसे ये मैंने दिया होता 2r/3, तो देखिए ये 90 डिग्री है, तो इसका सेंटर यहां है, समझिए ये सर्कुलर आर्क है यहां से यहां तक, इसके बाद ये स्ट्रेट है, ये पार्ट सर्कल है, और सर्कल को समझने का तरीका यहां से परपेंडिकुलर डालो और यहां से परपेंडिकुलर डालो, दोनों जगह से परपेंडिकुलर डालो, सेंटर पे मीट करेंगे, और सेंटर पे मीट करेंगे तो ये एंगल अगर थीटा लूं तो यहां से r sin थीटा 2/3 हो जाएगा, तो sin थीटा आता 2/3, और ये थीटा मिल गया तो हमें ये थीटा भी मिल गया, ये 90 माइनस थीटा है, थीटा 90 माइनस थीटा। तो अगर r से छोटा दिया होता तो हम जस्ट उल्टा सोच लेते कि इधर से भेजा तो 90 गया, 90 से भेजा तो थीटा से निकला। और ये करने के लिए क्या कर रहा हूं, फिर रिपीट कर रहा हूं, सर्कल वाले पार्ट पे
इस इनिशियल पॉइंट से 90 डिग्री डालो, फाइनल पॉइंट से 90 डिग्री डालो, जहां ये मीट करेंगे वही इस सर्कल का सेंटर है, ये थीटा निकालना। और ये थीटा निकालने का बेनिफिट ये है कि आपको लेंथ मिल गई आर थीटा। अगर टाइम पूछा होता तो आर थीटा बाय वी। वर्क डन वगैरह तो कहीं होना नहीं है, स्पीड कांस्टेंट है, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड से टाइम मिल जाएगा। लास्ट क्वेश्चन लगभग यही था कि d अगर 1/2 dr/2 है और π/2 से हमने इंटर कराया, फाइंड टाइम फॉर विच इट स्टेज इन फील्ड। देखिए ये क्वेश्चन वही था, क्योंकि इसका सर्कल जो बनता वो r रेडियस का सर्कल बनता ऐसे, लेकिन सर्कल बनने से पहले ये इससे हिट कर जाएगा। अब यहां से परपेंडिकुलर डाला तो सर्कल का सेंटर यहां कहीं है, यहां से मोशन हो गई स्ट्रेट लाइन, यहां से परपेंडिकुलर डाला तो इसका सेंटर यहां है। कोशिश करिए समझने की, ठीक है। और ये लेंथ r है, ये लेंथ r है, ये एंगल अगर मैं थीटा मान लूं तो इस पे जो परपेंडिकुलर बनेगा ये परपेंडिकुलर r साइन थीटा होगा। और ये क्वेश्चन में r/2 दे रखा है, तो थीटा 30 डिग्री है, तो ये 30 डिग्री है, पूछा क्या है, हाँ तो 30 डिग्री, ये थीटा तो ये भी 30 डिग्री, मतलब 30 डिग्री डिविएट कर जाएगा। टाइम कितना लगेगा, तो टाइम के लिए ये डिस्टेंस कवर्ड r 30 डिग्री, ये तो टाइम लगा r π/6 बाय v, r की वैल्यू mv बाय bq, तो m π/6bq। या सोचिए पूरा सर्कल मतलब 360 डिग्री पे टाइम पीरियड t लगता, 30 डिग्री पे t/12 लगेगा, और t कितना है 2πm/bq, 12 से डिवाइड करो, ये आंसर आ गया। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा, मैथमेटिक्स है बस, और तो कुछ है नहीं। तो मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं छोटे छोटे, ट्राई करिएगा। तो ये 4 क्वेश्चन है, चारों मोर और लेस मैथमेटिक्स के हैं। पहले में एक प्लस और एक माइनस दोनों सेम स्पीड से एंगल π/3 से इंटर किए, मैग्नेटिक फील्ड भी है पूरे स्पेस में ऊपर, ठीक है। तो टाइम एंड डेविएशन व्हेन दे कम आउट ऑफ द फील्ड। क्वेश्चन नंबर 2 में चार्ज क्यू वेलोसिटी v से 90 डिग्री पे गिरा है, ये 90 डिग्री, ठीक है, लेकिन यहां से √3/2 mv/bq यहां तक डॉट है और इसके बाद क्रॉस है। तो पहले आप ट्रेजेक्ट्री बनाइए, फिर आपको बताना है यहां कितना टाइम स्पेंड किया, यहां कितना किया। क्वेश्चन नंबर 3 में भी यही है, वेलोसिटी से एंटर किया, ये क्रॉस फील्ड है, रेडियस r तक, बाहर कोई फील्ड नहीं, हर जगह बाहर कोई फील्ड नहीं है, से यहां कोई फील्ड नहीं, यहां कोई फील्ड नहीं, यहां कोई फील्ड नहीं, यहां नहीं, यहां नहीं। तो फाइनली ये कितना टाइम स्पेंड करेगा, इसके अंदर r की वैल्यू ये दे रखी। क्वेश्चन नंबर 4 में चार्ज क्यू मास एम वेलोसिटी v से एंटर किया, सिर्फ इस हिस्से में फील्ड है, तो ये इसको मोड़ देगा तो डिविएट होगा, लेकिन फिर स्ट्रेट लाइन, फिर स्ट्रेट लाइन, यहां स्ट्रेट लाइन, तो किस पॉइंट पे जाके हिट करेगा, ठीक, ये बताना है आपको। चलो तो सॉल्यूशन देख लेते हैं। हाँ, पहले क्वेश्चन में चार्ज इधर है, ये ऐसे घूमेगा, ये नेगेटिव है, ऐसे घूमेगा, और अगर ये ऐसा सर्कल है तो यहां से परपेंडिकुलर, यहां से परपेंडिकुलर डाला, तो यहां पे ये 60, तो ये 30, ये 30, ये एंगल कितना आया 120, 60 30 30 120, तो इसने कितना कवर किया 240 डिग्री। यहां से देखें तो ये ऐसा आया, तो इस पे परपेंडिकुलर डालते, इस पे परपेंडिकुलर डालते, तो इसका सेंटर यहां आता। ये हमें फोर्स की डायरेक्शन से पता चल गया, वेलोसिटी इधर है, फोर्स इधर। ये ऐसा आया, ये 60 है, तो ये वाला एंगल 30, ये वाला एंगल 30, ये एंगल 120। तो इसने सर्कल का 120 वाला पार्ट कवर अप किया, इसने 240 वाला कवर अप किया। तो टाइम 240 मतलब 2t/3, 120 मतलब t/3। तो टाइम डिविएशन कितना आया, तो टाइम आया t1 2t/3, t2 t/3। डिविएशन, इसका डिविएशन
यहां ऐसा था, ऐसे घूम के पूरा घूम गया, तो कितना घूम गया? 240 डिग्री। del 2 ये कितना घूम गया? 120 डिग्री। ठीक है, ये क्लॉकवाइज घूमा, ये एंटी क्लॉकवाइज। और टाइम पीरियड की वैल्यू टाइम पीरियड शायद दोनों के अलग अलग हैं, लेकिन हाँ टाइम पीरियड अलग अलग है, तो 2t1/3 और t2/3। इसका टाइम पीरियड mv/bq है, तो इसका आता mv/bq/3। इसका आता 2/3 ऑफ 2mv/bq, क्योंकि t में मास 2m यूज होगा। ये आंसर है। क्वेश्चन 2, ये भी इंटरेस्टिंग है क्वेश्चन। रेशियो ऑफ टाइम स्पेंड। अब देखिए, ये एंगल कुछ और नहीं, ये लेंथ √3r/2 है, रेडियस से कम है, तो सेमी सर्कल इसका ऐसा बनता, लेकिन रेडियस से कम है, मींस उसके पहले ही ये ऐसे आए। तो इससे परपेंडिकुलर डाला, इससे परपेंडिकुलर डाला, दोनों से परपेंडिकुलर, सेंटर पे मीट किया। और ये लेंथ 6, ये थीटा है, ये r√3/2 है, ये r है, r का साइन थीटा r√3/2, थीटा 60 डिग्री, तो 60 डिग्री ये डिविएट कर गया। लेकिन अब ये जो इधर आया, ये 60, ये 60, ये 30। लेकिन अब दिक्कत हुई कि मैग्नेटिक फील्ड ने अपनी डायरेक्शन बदल ली, फोर्स आ गया इस तरफ, तो ये सर्कल घूमेगा ऐसे, इस तरह, और ये पूरा सर्कल ये घूम के बिकॉज ऑफ सिमेट्री वापस जब 30 डिग्री बनेगा, ये कुछ ऐसे होगा। और इसके बाद बिकॉज ऑफ सिमेट्री ये वैसा ही शेप बनाते हुए निकल जाएगा, 30 पे 90, 30 पे 90। सोचो, ये मैंने सिमेट्री यूज कर दी कि ये इस पार्ट में था, फिर इसके बाद ये इतना बड़ा सर्कल का पार्ट बना, फिर चूंकि उसी एंगल से आया, और एंगल इसीलिए क्योंकि सर्कल को स्ट्रेट लाइन बराबर एंगल पे काटती है दोनों जगह। तो सर्कल को आखिरकार, ये था तो कंप्लीट सर्कल ही, सर्कल को स्ट्रेट लाइन बराबर एंगल पे काटती है। और ये 30 से 90, तो 30 से 90 वापस, ये कुछ इस तरह, मतलब 180 डिग्री का डिविएशन आया। टाइम स्पेंड पूछा है, तो यहां एंगल कवर्ड से टाइम स्पेंड निकाल लेंगे। एंगल कवर्ड कितना है? 60 डिग्री। 60 डिग्री मतलब π/3, π/3 मतलब t/6। तो ये टाइम t/6 है जाने का, ये एक बार और t/6 है, तो डॉट में कितना कवर अप किया? 2 बार t/6, t/3। क्रॉस में कितना कवर अप किया? तो इसके लिए आपको ऐसे ये फिगर बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहां से परपेंडिकुलर डालो, यहां से डालो। अब देखो ये एंगल कितना है, तो ये 30 है, तो ये 60 है, ये 60 है, तो ये भी 60 है, और ये 60 है, तो ये 300 डिग्री है। 60 डिग्री t/6 है, तो ये 5t/6 है। तो क्रॉस में 300 डिग्री बाय 360 इंटू टी, ऐसे भी लिख सकते हो, 5t/6। तो रेशो पूछा था t/3, रेशो 5t/6, 2:5। चलो थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में ये ऊपर की तरफ बेंड होगा और ये ऐसे निकलेगा। अब इस क्वेश्चन में आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि यहां से जो ये सीधे गया 90 डिग्री है, यहां से ये मुड़ा, फिर ये 90 डिग्री, ये फाइनली भी 90 डिग्री होगा। क्यों? दो सर्कल एक दूसरे को जितने एंगल पे इधर काटते हैं उतने ही एंगल पे इधर काटते हैं। तो अगर यहां 90 डिग्री काटा, आखिरकार ये सर्कल ही तो है। तो ये ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन है दो सर्कल का, एक जगह 90 डिग्री, दूसरी जगह 90 डिग्री। और चूंकि 90 डिग्री है तो यहां से जो मैं टेंजेंट डालता इस पे परपेंडिकुलर, इस पे परपेंडिकुलर, इस सर्कल पे परपेंडिकुलर ही इसका टेंजेंट है, इसका परपेंडिकुलर ही इसका टेंजेंट है। यही तो प्रॉपर्टी है ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन की, इसका टेंजेंट उसका नॉर्मल है। तो ये जो, और ये मैं ये नहीं कह रहा हूं ये टॉप से निकल रहा है, बिल्कुल नहीं कहा है, वो कंफ्यूजन ऐसा हो रहा है इससे।
रेडियस कितनी है इसकी, कम है, आर की वैल्यू उसकी रेडियस ज्यादा थी, है ना। तो ये कुछ मैं यहां से कह रहा हूं, यहां से कहीं निकलना है, ठीक है। और बड़ा बनना चाहिए था कहीं पे, तो ये बनेगा कैसे, क्योंकि उसकी रेडियस 2r है, तो मैं ऐसे बना लेता हूं, ये रेडियस 2r है, इसको ऑर्थोगोनली रेडियस r काट रही थी, ऐसा बन गया। अब मैं ये मिटा देता हूं, ये अब इस पे टेंजेंट, इस पे टेंजेंट, ठीक है। तो ये हमारा था ए एम वी बाय बी क्यू, ये भी हमारा ए है, और यहां से जो टेंजेंट डालते वो हमारा रेडियस आर बनता है, इसका रेडियस, और ये ए बाय 2 है, और ये अगर a बाय 2 है तो बड़ी अच्छी बात है, ये एंगल कितना है, और 10 में आएगा थीटा, क्योंकि ये लेंथ a है, ये लेंथ a बाय 2 है, तो 10 थीटा 1/2, तो ये एंगल कितना कवर अप किया इसने इसके अंदर, वो ये है, तो एंगल कवर्ड इज 2 tan इनवर्स 1/2। अब इसको चाहे तो tan इनवर्स 2 इंटू 1/2, 1 माइनस 2 इंटू ये tan इनवर्स में कंबाइन करके सिंगल लिख लो, वो वैसे कोई अच्छा तो बनना नहीं, 4/3। ये आया एंगल कवर्ड, ये आ गया, तो टाइम स्पेंट इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड बाय स्पीड, डिस्टेंस कितना है a, इसकी रेडियस इंटू थीटा, तो a इंटू tan इनवर्स 4/3 टोटल थीटा, बाय स्पीड v, लेकिन a एम वी बाय बी क्यू था, तो v कट गया, m बाय बी क्यू tan इनवर्स 4/3, ये आंसर है। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन में ये यहां से ऐसे इंटर किया, यहां तक तो डिविएट होगा नहीं, इसके बाद ये डिविएट होगा, फिर ये स्ट्रेट लाइन में जाएगा, ये कुछ ऐसा, तो यहां से परपेंडिकुलर लिया, यहां से परपेंडिकुलर लिया, ये इसका सेंटर, और ये अगर एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा है, देखो थीटा 90 माइनस थीटा थीटा, और ये लेंथ अगर r है तो ये r साइन थीटा, ये √3a/5, a ही r है, तो a का साइन थीटा 3/5, थीटा आ गया 37 डिग्री, और ये 37 डिग्री है, ये लेंथ क्वेश्चन में a है, तो ये लेंथ क्वेश्चन में 4a/3 है, लेकिन हमें ये लेंथ नहीं निकालनी, हमें ये भी ऐड करनी है, और ये कुछ और नहीं a/5 है। कैसे, ये a का cos 37 4a/5, a माइनस 4a/5 a/5, तो आंसर आया 4a/3 प्लस a/5 23a/15, ये आंसर है लास्ट का। तो उम्मीद है क्लास में मजा आया होगा, क्योंकि इंटरेस्टिंग थी और मैथमेटिकल थी, तो ये होमवर्क करिए और जो जो क्वेश्चंस हों उनको प्रॉपर करिए, और कॉन्सेप्ट के नाम पे सिर्फ हम ये चीज सीखे हैं, बी क्यू वी इक्वल टू ये फोर्स है, और कब, क्योंकि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर थे, इसीलिए हमने ये फोर्स लगाया, यही सेंट्रीपिटल के बराबर था। इसके बाद तो मैथमेटिक्स चल रही थी, तो इंपॉर्टेंट क्लास थी। अगली क्लास में हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, 3D में इसकी फील्ड 3D में मोशन देखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड और मौजूद हो गया तो क्या होगा, और सबसे इंपॉर्टेंट हम एप्लीकेशंस देखेंगे इसके, कि इन सब को हम पढ़ ही क्यों रहे हैं, ठीक है।
प्रैक्टिकल ढेर सारे एप्लीकेशन मिलेंगे अगली क्लास में।